आज की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। दो दिग्गज नेताओं के साथ में कांग्रेस पार्टी पूरे बिहार में चुनाव जीतने के लिए मैदान में है दोस्तों। बताएंगे प्रियंका गांधी के द्वारा कैसे दो बड़े नेताओं को बिहार के चुनाव में एक्टिव किया गया है दोस्तों। और जैसे ही कन्हैया कुमार पहुंचे हैं बेगूसराय, उन्होंने बिहार की राजनीति को हिलाने वाला एक बड़ा बयान जारी कर दिया है दोस्तों। बताएंगे किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। वहीं चुनावी राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 58 नेताओं को सस्पेंड करना पड़ा है और एक दूसरे राज्य में बीजेपी के 100 नेताओं ने इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी खबरें, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरह। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिहार तो डंके की चोट पर बदलाव करेगा और कांग्रेस पार्टी की बिहार में जबरदस्त वापसी होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बिहार मांगे बदलाव लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट जहां पर कांग्रेस पार्टी ने 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ा दाव खेला है। प्रियंका गांधी ने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला ले लिया है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि पप्पू यादव तो बिहार में पहले से ही एक्टिव थे, अब कन्हैया कुमार भी अपने जन्मस्थली बेगूसराय पहुंच चुके हैं दोस्तों, जहां से उन्होंने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरजेडी के उम्मीदवार के दांत खट्टे कर दिए थे। युवा कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राहुल कुमार के साथ साथ अन्य लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की, लेकिन इस दौरान कन्हैया कुमार ने एक ऐसा बयान दिया है दोस्तों जिससे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार में अपना बाउंस बैक करने वाली है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने कहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़े। अगर आरजेडी कांग्रेस पार्टी की शर्तें नहीं मानेगी तो कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है। कन्हैया कुमार ने यह बातें स्पष्ट कर दी है दोस्तों। उन्होंने आगे कहा है कि अगर आरजेडी सम्मान के साथ शर्त मानेगी तभी आरजेडी के साथ गठबंधन करेगी कांग्रेस पार्टी, अन्यथा 243 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के लिए है तैयार। राहुल गांधी के करीबी और युवा नेता प्रभारी कांग्रेस पार्टी के कृष्णा अल्लावरू ने भी साफ शब्दों में यही बात रिपीट की है दोस्तों। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल नहीं चाहती थी कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में एक्टिव हो, इसीलिए 2020 के इलेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि कन्हैया कुमार से कोई प्रचार प्रसार नहीं करवाया गया, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनको मैदान में उतारा है और पप्पू यादव दूसरी और सीमांचल के इलाके में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में डटे हुए हैं दोस्तों। आपकी क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और प्रियंका गांधी की जोड़ी से पूरे बिहार में फिर से कांग्रेस पार्टी का बाउंस बैक होगा। प्रियंका गांधी की यंग ब्रिगेड कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, कृष्णा अल्लावरू ने एनडीए के गढ़ में गर्दा उड़ाकर रखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा तेज तर्रार भाषण देखने को मिलेगा। युवा नेताओं के रूप में जाने जाने वाले पप्पू यादव और कन्हैया कुमार अपनी दमदार छवि और जनसेवा के लिए हमेशा मशहूर रहे हैं दोस्तों। दोनों की जोड़ी विपक्ष में खलबली मचा रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिख के बताइएगा। इसी के साथ में पप्पू यादव की ओर से भी साफ शब्दों में एक बयान सामने आ गया है दोस्तों। पप्पू यादव ने भी वही बात रिपीट की है जो कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू ने बोला है। उन्होंने भी कहा है कि कुछ राज्य में नफरत फैलाकर बीजेपी ने सरकार बनाई है, कांग्रेस पार्टी को अलग कर देने से देश की सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ देश में एक ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी को शिकस्त दे सकती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी है, यही पार्टी बीजेपी की नीतियों को चुनौती देने में सक्षम है। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का जमकर गुणगान किया है, जबकि वो खुद एक निर्दलीय विधायक है। इसी से समझ में आता है कि कांग्रेस बिहार के चुनाव में पूरी तैयारी के साथ, राजनीतिक तैयारी के साथ मैदान में है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने बीजेपी को उस वक्त तगड़ा झटका दिया जब चंबा के सिलाघाट के आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधान और पूर्व प्रधान सहित 100 से अधिक लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार की नीतियों और सदर के विधायक के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इन लोगों ने पलटी मारी है दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी लगातार हिमाचल प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत कर रही है और प्रियंका गांधी का यहाँ भी पूरी तरीके से ध्यान है, इसीलिए पूरा हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का संगठन अभी भंग कर दिया गया है और दोबारा से उसका गठन किया जा रहा है। नए नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ साथ हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर चुनावी तैयारियों के बीच में बागियों पर एक्शन बीजेपी को लेना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले 58 नेताओं को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाया है दोस्तों। हरियाणा में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद इस तरीके की बगावत लगातार जारी है, क्योंकि बीजेपी टिकट उन लोगों को बांट रही है जिन लोगों ने कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया है, बल्कि बाहर से आकर टिकट पा गए हैं या फिर पैसे देकर टिकट मिले हैं दोस्तों। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता दिलीप जायसवाल ने नीतीश कुमार की कैबिनेट से टाटा अलविदा बाय बाय बोल दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि नीतीश कुमार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री और बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल ने अपने मंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए कहा है कि ईमानदारी का तमगा उनके ऊपर रहेगा। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल एक तरफ जहां पर राज्य सरकार में अहम विभाग के मंत्री थे, तो साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे दोस्तों। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट में विस्तार देखने को मिला, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद सवाल तो खड़े होते हैं कि बीजेपी ने इतने बड़े नेता का इस्तीफा क्यों लिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर जातीय समीकरण साधने के लिए ऐसा कर रही है और क्या बीजेपी के मंत्री बना देने से लोगों को पता नहीं चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए ऐसा कर रही है? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जुटाएगा। बीजेपी सबको मूर्ख समझने की कोशिश कर रही है। और आम आदमी पार्टी ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटाए जाने के खिलाफ वहां अपना विरोध जारी रखेगी। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उनकी पार्टी के सहयोगी कुलदीप कुमार ने दावा किया कि पार्टी के विधायक को जय भीम का नारा लगाने पर विधानसभा से निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के सारे विधायक जय भीम का नारा लगा रहे थे और यही बीजेपी के लोग पसंद नहीं कर रहे थे। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखकर
बताएगा। साथ साथ झारखंड सरकार ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। 20 सदस्यीय काउंसिल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन को भी सदस्य बनाया गया है। दोस्तों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को छोड़कर मंत्री को उपाध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत झारखंड सहित देश के 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। दोस्तों, इन राज्यों में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाता है, जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देते हैं। इस संवैधानिक निकाय का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि आदिवासियों की मिनी असेंबली के रूप में इसे जाना जाता है। इसमें आदिवासी विधायक मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री क्योंकि इसको चेयर करेंगे तो मामला क्लियर कट रहेगा। दोस्तों, और आदिवासियों के विकास के लिए कुछ एजेंडा निर्धारित किया जाएगा। इस काउंसिल के माध्यम से उन एजेंडे को धरती पर उतारा जाएगा और आप लोग जानते हैं कि बड़ी मात्रा में फंड भी एलोकेट किया जा सकता है। दोस्तों, जिससे आदिवासियों के विकास में और ज्यादा गति देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की और कई राज्यों की सरकार को ऐसा करना चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश में तो पहले से ही बना हुआ है दोस्तों, और उड़ीसा छत्तीसगढ़ के अंदर भी पहले से ही है, लेकिन झारखंड में ये नहीं था तो अब बनाया गया है। ये अच्छी बात है। आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए नियुक्त किए गए प्रभारी हरीश चौधरी मिशन मध्य प्रदेश के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा करने में जुटे हुए। दोस्तों, उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत कमजोर है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन जमीनी रूप से बहुत ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस पार्टी को अभी से भारतीय जनता पार्टी की उन 75 सीटों पर फुल एक्टिव मोड में काम करने की जरूरत है, जहां पर पिछले 5 बार से लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। ऐसा नहीं है कि इन सीटों पर सेंधमारी नहीं की जा सकती। जब तक कांग्रेस पार्टी इन सीटों पर सेंधमारी नहीं करेगी, उसके सत्ता में आने की संभावना नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को इन 75 सीटों को सबसे पहले टारगेट करना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जैसे जीतू पटवारी मेहनत कर रहे हैं, उसी तरीके से हरीश चौधरी भी मैदान में उतरे हुए हैं। दोस्तों, वहीं पर पंजाब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने सारे स्कूलों को इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि किसी भी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड से हो, जिसमें भी हो, लेकिन एक चीज जो कॉमन रहेगी वो ये कि पंजाबी में पढ़ाई होने वाली है, यानी पंजाबी मैंडेटरी लैंग्वेज के तौर पर, कंपलसरी लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाएगा। और मोदी सरकार के द्वारा लाए जा रहे 3 लैंग्वेज पॉलिसी का एक तरीके से पंजाब ने भी विरोध कर दिया है। दोस्तों, तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना ने तो पहले ही विरोध जताया था, और अब पंजाब ने भी विरोध जताना शुरू कर दिया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, क्योंकि लैंग्वेज वाले मामले पर बीजेपी बुरी तरीके से फंसी है, इसमें कोई दोराय नहीं है। साथ साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को 2500 रुपए महिलाओं को देने वाला वादा पूरा करना था, लेकिन वादा पूरा करने की जगह आराम से विधानसभा में नींद ले रही है, झपकियां ले रही है भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। ऐसा लग ही नहीं रहा कि दिल्ली की महिलाओं को लेकर उनको कोई चिंता है। दोस्तों, दिल्ली की महिलाओं ने इनको वोट देकर मैदान में उतारा था और कहा था कि आप जाइए और मुख्यमंत्री बनकर हमारे वादे पूरे करिए, हमें 2500 रुपए महीना दिलवाइए। लेकिन बीजेपी के लोग पहले कैबिनेट में 2500 रुपए देने का वादा करते हैं, और पहले क्या कितने सारी कैबिनेट की बैठक हो गई दोस्तों, एक बार चर्चा भी नहीं की गई। उल्टा आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया गया कि पूरा फंड खाली कर दिया गया है, और अब आराम से विधानसभा में सो रही है भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिनसे महिलाओं को उम्मीद थी दोस्तों, और दिल्ली के लोगों को उम्मीद थी। यमुना का सफाई का काम भी 4 महीने पहले से ही चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, केवल जाकर पूजा अर्चना कर आए और वहां पर यमुना की आरती करवा आए, जिसमें किसी पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं होती, बस जाकर सेटअप लगाकर आरती कर देनी होती है। और बीजेपी के लोग इसी के नाम पर अब जनता को मूर्ख बना रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली में आकर विकास का काम शुरू कर दिया है। लेकिन इस तरीके से विधानसभा में सो रही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के बारे में 2 शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों। क्या दिल्ली वालों ने अपने 5 साल बर्बाद कर लिए हैं? इससे अच्छा तो उनको कांग्रेस को वोट दे देना चाहिए था। आपकी क्या राय है लिखकर जुटाएगा। साथ साथ सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने मानहानि के मामले पर कोर्ट में कहा कि वो समरी नहीं समन ट्रायल चाहते हैं, यानी जितने भी बड़े बड़े हिस्टोरियन हैं उनको बुलाया जाए और सावरकर का भारत की आजादी में क्या योगदान था, इसको लेकर डिबेट डिस्कशन होनी चाहिए। इस पर सावरकर के लोग, उनके परिवार के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी गलत दिशा में केस को ले जा रहे हैं, डिस्कशन नहीं होना चाहिए था सावरकर के कंट्रीब्यूशन को लेकर कि आजादी में सावरकर का क्या योगदान है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या सावरकर के ऊपर बहस करने से ये लोग बचते हैं? क्योंकि इनको पता है कि सावरकर पर अगर इतिहास जानने वाले लोग बहस करने के लिए मैदान में उतरे तो फिर सावरकर पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सावरकर को लेकर ढोल पीटते हैं उनकी पोल खुल जाएगी। जो भी आपको लगता है लिखकर जो बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। वहीं पर तमिलनाडु के अंदर 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और डीएमके के लोग एक दूसरे के आमने सामने, और ऐसे में नई पार्टी बनाने वाले मेगा स्टार तमिलनाडु के विजय ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ये दोनों पार्टियां आपस में ऐसे लड़ रही है जैसे एलकेजी और यूकेजी के बच्चे आपस में लड़ते हैं। हिंदी थोपने का विवाद बढ़ता जा रहा है। विजय ने अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है कि भाजपा और डीएमके दोनों एक सुर में है, एक पार्टी गाती है, दूसरी पार्टी नाचती है, आम लोगों को चिंताओं को अनसुना किया जा रहा है। विजय ने 3 भाषा नीति का विरोध करते हुए गेट आउट नीति का ऐलान किया है दोस्तों, यानी हैशटैग गेट आउट के नाम से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया गया वीसीके पार्टी के लोगों के द्वारा। और विजय ने जनस्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के साथ में काम करने का भी ऐलान कर दिया है दोस्तों। प्रशांत किशोर भी वीसीके पार्टी का सरकार बनाने का ऐलान करके आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में शशि थरूर ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर कहा है कि मैं हमेशा एक क्लासिकल उदारवादी रहा हूं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में भीतर जारी कलह के बीच में तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा है कि मेरी पार्टी में कुछ लोग मेरा विरोध करते
करते हैं, लेकिन मैं भारत और केरल के भविष्य के लिए बोलता हूं। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि आलोचनाओं का सम्मान करने के बावजूद वह कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार है और जरूरत पड़ने पर पार्टी में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में बोलते उन्होंने कहा कि मैं एक क्लासिकल लिबरल हूं, यानी दोस्तों जो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ एक विचारधारा क्लासिकल लिबरल की विचारधारा होती है, उसी विचारधारा को शशि थरूर मानते हैं। उनके इस दावे से पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं जाएंगे। अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी में क्या उनको कोई बड़ी भूमिका दी जाएगी, क्योंकि वो लगातार बड़ी भूमिका की डिमांड कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बार बार की कांग्रेस में आखिर मेरा क्या रोल है। वहीं पर दोस्तों सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें एक व्यक्ति अभिषेक बनर्जी नाम के व्यक्ति का जिक्र किया गया है, जिसने 15 करोड़ रुपए लीगल अपॉइंटमेंट के नाम पर मांगे थे। दोस्तों आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी नाम का इस्तेमाल करने से अब बंगाल की राजनीति में इस पर चर्चा हो रही है कि क्या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का ये नाम है। आपको जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ कभी सीना तान का नरेंद्र मोदी का थाली खींच लेने वाले नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी के लिए माला लगाकर खड़े हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जो नंबर 2 नेता है, जो एक ग्रुप है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाई के लोग हैं, उसी लेवल पर नीतीश कुमार को लाकर खड़ा कर दिया गया है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी की रैली में स्वागत करते हुए उन पर मखाना की माला डाल रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार को देखा जा सकता है कि उन्होंने भी इस माला को पकड़ रखा है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाई का कोई नेता हो। नीतीश कुमार इससे पहले काफी मुखर रह चुके हैं दोस्तों, और उन्होंने नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त भी दी थी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा भी खोला था। लेकिन अब धीरे धीरे करके नीतीश कुमार की पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ चुका है, तो नरेंद्र मोदी के साथ उनको रहना पड़ रहा है। आरजेडी ने कहा कि अपने अस्तित्व की उल्टी गिनती गिन रही जेडीयू अतीत बनने को तैयार है। पार्टी के पलटी मार मुख्यमंत्री का एकमात्र लक्ष्य अस्वस्थ वृद्धावस्था में बिहार की और दुर्गति करना, फिर से किसी तरीके से कुर्सी से चिपके रहना है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों एकदम सही बात बोली गई है। नीतीश कुमार को सत्ता में रहने के लिए बीजेपी के साथ रहना है। नीतीश कुमार के पास अब बिहार के विकास को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ बिहार चुनाव की तैयारी में लग गए नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि मोदी ने दावा किया कि मैं 365 दिन में 300 दिन मखाना खाता हूं। नरेंद्र मोदी आगे आने वाले दिनों में बोलेंगे कि मैं रोज नाश्ते में लिट्टी चोखा खाता हूं, फिर बोलेंगे कि मैं बचपन में मधुबनी पेंटिंग बनाता था, फिर आगे कहेंगे कि शायद मैं बिहार में पैदा हुआ था। नरेंद्र मोदी जहां पर चुनावी राज्य होता है दोस्तों, जहां पर चुनाव होने वाले होते हैं, इसी तरीके का बयान देते रहते हैं और कोई ना कोई रिश्ता ढूंढ लेते हैं। साथ साथ दोस्तों यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ खत्म होने के बाद कहा कि बिना किसी बड़ी घटना के महाकुंभ संपन्न हुआ है, यानी कुंभ में जो भगदड़ की घटना हुई दोस्तों, जिसमें 15 से 20 लोगों की मौत हो गई, डीजीपी साहब को वो याद नहीं है और कह रहे हैं कि किसी बड़ी घटना के बिना महाकुंभ हो गया। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों, क्या 15 से 18 लोगों की मौत हो जाना, उनकी जान चली जाना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। डीजीपी साहब को लेकर आपकी जो भी राय हो लिख कर जरूर बताएगा। इसी के साथ में विधानसभा के अध्यक्ष ने शिवसेना और एनसीपी के लोगों से समितियों के लिए अपने लोगों के नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि 11 बीजेपी के विधायकों को अहम विधान समितियों में जिम्मेदारी मिली है। भारतीय जनता पार्टी के ऐलान के बाद उन्हें कोई जानकारी नहीं है। एनसीपी और शिवसेना वालों की बातें चल रही है दोस्तों। इस निर्णय से महाराष्ट्र की राजनीति में मोड़ आया है। सवाल यह कि भारतीय जनता पार्टी खुद के विधान समितियों के अध्यक्ष बना रही है और अपने साथी शिवसेना और एनसीपी के लिए उनके पास क्या है, इसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद के दम पर सरकार चलाना चाहती है दोस्तों, और कोशिश कर रही है कि बड़े बड़े पोस्ट सारे के सारे अपने लोगों को मिल जाए और अजीत पवार और शिंदे को अलग थलग किया जा सके। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ जो चीज आंखों से दिखाई देती है, प्रत्यक्ष होती है, उस पर किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती दोस्तों। वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी GHI में भारत 105वें नंबर पर है। ये बात इस वीडियो से साबित हो जाती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया था दोस्तों। भोपाल में इन्वेस्टमेंट जो करने के लिए आए थे वो लोग भी ऐसे खाना लूट रहे थे जैसे उन्होंने कभी खाना देखा ना हो और भूखमरी सबसे ज्यादा फैल गई हो। इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते लिखा कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें नंबर पर है और ये वीडियो साबित करता है कि भारत के अंदर काफी ज्यादा भूखमरी है, इसीलिए खाना तक लूटा गया है दोस्तों। लेकिन अंधभक्त फिर भी बोलेंगे कि ये भारत को बदनाम करने की साजिश है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में इस तरीके से खाने की लूट से पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर बीजेपी केवल लोगों को मूर्ख बना रही है। शासन लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगली बार 350 दिन बिहारी भूंजा खाएंगे, 100 दिन भागलपुरी सिल्क पहनेंगे, छठ मैया का व्रत करेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, बिहार से बचपन का रिश्ता स्थापित करेंगे, मधुबनी पेंटिंग का गमछा या कुर्ता पहनेंगे। लालू यादव ने कहा कि आने वाले दिनों के अंदर आप लोग ये सारी चीजें होते हुए देखेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी बिहार से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो अपनी राय जो लेकर आएगा। साथ साथ तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब बीजेपी के नेता रंजन नचियार ने पार्टी छोड़कर अभिनेता विजय की तमिल का वेत्री कजगम पार्टी को ज्वाइन किया है दोस्तों। 8 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। एक दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। टीवी की पार्टी में ज्वाइन करने के बाद उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु राज्य पर हिंदी भाषा थोपने की कोशिश कर रही है। रंजन नचियार बुधवार को चेन्नई के पास एक प्राइवेट रिजॉर्ट में टीवी की के नजर आई है दोस्तों। उन्होंने विजय की जमकर प्रशंसा की है, तारीफ की है और कहा है कि वो अगले MGR है। MGR मारुदुर गोपालन रामचंद्रन के नाम का शॉर्ट फॉर्म है जो तमिल
फिल्म के अभिनेता हुआ करते थे और उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की 1970-80 के दशक के बीच मुख्यमंत्री रहे और AIADMK पार्टी की स्थापना की दोस्तों, जो कि प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक है और वर्तमान में विपक्ष में है। अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ज्वाइन करने के बाद रंजना ने कहा कि मैं विजय की राष्ट्रवाद और द्रविड़ नीतियों से इंप्रेस्ड हो गई हूं, इसलिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। विजय तमिलनाडु की सबसे बड़ी उम्मीद है और उम्मीद के साथ सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए। तमिलनाडु बचाने के लिए विजय को आगे करना जरूरी है। सासा उड़ीसा के ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर गीतांजलि दास के साथ साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया दोस्तों। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि एक व्यक्ति ने खुद को ईडी का अधिकारी बताकर 14 लाख रुपए लूट डाले। उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने की भी धमकी दी गई। दास को 12 फरवरी को एक कॉल आया। ठग ने दास से कहा कि आपके नाम पर बैंकों के खातों में करोड़ रुपए जमा किए गए हैं, हमें कुछ सवाल करने हैं, पूछताछ के लिए ऑनलाइन जुड़ जाइए, फिर 14 लाख रुपए सरेंडर करे। इसके बाद दास ने खुद को बचाने के लिए ठगों को 14 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए दोस्तों। ब्रह्मपुर के एसपी सरवन विवेक ने बताया कि कुलपति ने 24 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई है दोस्तों और साइबर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। अगर इतने बड़े लोग भी इस तरीके से साइबर ठगों के चंगुल में फंस जा रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग समझ जाइए कि आम जनता का कितना बुरा हाल होगा और साइबर क्राइम कितना बड़ा इश्यू है भारत के अंदर। वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते नजर आए। यहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों को मंत्री बनाया दोस्तों। विधायक से मंत्री बने इसमें जिवेश कुमार संजय सरावगी का नाम है, सुनील कुमार का नाम है और राजू कुमार सिंह का नाम है, मोतीलाल प्रसाद का नाम है, विजय कुमार मंडल और कृष्ण कुमार मंटू का नाम है दोस्तों। इस विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है और बिहार भाजपा के अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश के अंदर जमकर लूट हुई है दोस्तों। आपको बता दें कि बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार ने 46,500 चम्मचे 3 करोड़ 76 लाख में खरीदी है, यानी एक चम्मच कम से कम 810 रुपए के खरीदे गए हैं दोस्तों, यानी एक छोटा सा चम्मच 810 रुपए का। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस लेवल का भ्रष्टाचार है। एक जग खरीदा गया है 1247 का, एक करछी 1348 रुपए की खरीदी गई है। एमपी में हो रहे भ्रष्टाचार का ये लेवल एक अलग ही लेवल का है दोस्तों। इससे समझ में आता है कि भ्रष्टाचार एकदम आंख बंद करके अंधाधुंध हो रहा है और मध्य प्रदेश में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो खुला भ्रष्टाचार है जो साफ तौर पर सबको समझ में आना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। वहीं पर सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पर बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि डीके शिव कुमार पलटी मारेंगे, कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे, लेकिन डीके शिव कुमार ने इस पर स्पष्टीकरण दे दिया है दोस्तों। डीके शिव कुमार पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने एक कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर जन्म लिया है और हमेशा एक कांग्रेसी बनकर रहूंगा। फिर उन्होंने महाकुंभ जाने को लेकर कहा कि वो मेरा खुद का व्यक्तिगत विचार था और व्यक्तिगत धर्म निभाना मेरा अपना खुद का काम है, मुझे इसके लिए किसी को कोई सर्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मान रहे थे कि महाकुंभ जाने के कारण डीके शिव कुमार पलटी मारेंगे, लेकिन डीके शिव कुमार कट्टर कांग्रेसी नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और भाजपा के लोगों ने इनको कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होने के लिए ही जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया था और अब बीजेपी के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चलवाएंगे डीके शिव कुमार, लेकिन उल्टा भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस डिजास्टर चल रहा है, यानी बीजेपी पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गई है कर्नाटक के अंदर। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ अब 2 दिनों के कार्यक्रम में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का भविष्य तय करेंगे। केरल और असम के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी 27 तारीख यानी आज और 28 तारीख यानी कल केरल और असम को लेकर बैठक करने जा रहे हैं दोस्तों। यहां से पार्टी के नेताओं को आदेश जारी कर दिया जाएगा। असम में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। केरल के अंदर पार्टी ने लोकल इलेक्शन में अपना परफॉर्मेंस भी अच्छा दिखाया है और प्रियंका गांधी पहले से ही केरल में एक्टिव है, तो पार्टी दोनों राज्य में सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है दोस्तों। आपको क्या लगता है अपनी राय जो लिखता है। साथ साथ प्रशांत कुमार के पास रणनीति है और विजय को चाहिए कि कोई रणनीति बनाने वाला मिल जाए, इसीलिए प्रशांत किशोर विजय के साथ काम करेंगे, थालापति विजय के साथ काम करेंगे। थालापति विजय के पास पैसा है, स्ट्रेटजी नहीं है और प्रशांत किशोर के पास पैसा नहीं है, स्ट्रेटजी है और इसीलिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को जो पैसा यहां से मिलेगा वो जरूर बिहार में इसका इस्तेमाल करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों लिखकर जो जाएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक और गांधी जी को अपमानित करने वाली महिला साहिजा आनंदवन को NIT कैलीकट का डीन बना दिया है दोस्तों, यानी सबसे बड़ा शिक्षा अधिकारी बना दिया है एक ऐसे व्यक्ति को जो महात्मा गांधी के खिलाफ है। यानी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता एक बार फिर से सबके सामने खुलकर आ गई है दोस्तों। जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे जय हिंद जय भारत, बहुत धन्यवाद।